डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और वादे के मुताबिक आपसे मिलने चले आया हूं। पानी की औकात क्या, पर्वत को मिटा दे। बूंदों की औकात क्या, समंदर को भिगा दे। राख के थोड़े ही बने कि कोई भी गिरा दे। हमें हुनर भीख में नहीं मिला जो बेअक्लों को गवा दे। अब बात बेअक्लों की जब हम करते हैं तो फिर सबसे पहले यह समझ में आता है कि जितने बेअकल हैं वो झूठ को सर्वोपरि मानते हैं। झूठ से मिली सक्सेस को पाकर दिमाग भी खराब कर लेते हैं कई बार। लेकिन हम और आप तो सिर्फ सच की बात करते हैं। और मैं जानता हूं मेरे तमाम व्यूअर्स अक्लमंद हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं और वो सारी चीजों को समझते हैं और समझते हुए जीते भी हैं। और अब तो हमारी ये जो मुलाकात है सच के साथ के बहाने की लंबी हो गई है। कई सेशंस हमने और आपने यूं ही सच के सहारे पार कर लिए हैं। तो फिर बुद्धिमानी और बुद्धिमत्ता दोनों का समावेश सिर्फ और सिर्फ मेरे शो में होता है जिसका नाम सच के साथ है। लेकिन आज हम उस सच को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो नदियों से जुड़ा है, उनके पुनरुद्धार से जुड़ा है, जल संसाधनों से जुड़ा है। और इन टोटलिटी बात बजट की करेंगे। बजट में नदियों को लेकर किस तरीके से बजट एलोकेट किया गया, कौन कौन सी योजनाएं थी जिनको लेकर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की गई। अब नमामि गंगे हो, फरक्का बैराज हो या फिर दूसरी योजनाएं हो, और यह समझने और समझाने की कोशिश भी कि जो बाढ़ है ना, जिसका कई बार हम बड़ा प्रकोप अपने देश में झेलते हैं और देखते हैं, और कुछ ना कर पाने की मजबूरी हमें अंदर ही अंदर सालती है, परेशान करती है। उस परेशानी को भी दूर करने का काम सरकार ने किया है। बाढ़ को बेहद गंभीरता से लिया है और उसके बजट को भी बढ़ाया गया है। यानी बाढ़ से होने वाले नुकसान के प्रबंधन को कम करने की एक भरपूर शानदार कोशिश की गई है। तो आज यही समझने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जल संसाधनों पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो कितना काम में आएगा, जो योजनाएं हैं वो किस तरह से भविष्य में और खूबसूरत तरीके से हमारे और आपके लिए काम करती नजर आएंगी। और सरकार का जो विजन है वो बहुत क्लियर है। वो आज का नहीं बल्कि दूरदर्शी है। हो सकता है कि फौरी तौर पर आपको उसके असर समझ में ना आए, लेकिन यकीन मानिए एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि वो दूरगामी हैं, दूर तक, बहुत आगे तक आपके साथ निभाते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ मेरे कहने भर से मत मानिए। मैं हमेशा कहता हूं हम किसी तरह का कोई नैरेटिव भी सेट नहीं करते हैं। हम रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ता है जो आपको समझाता है, बताता है और ये बताता है कि आज की खबर के बाद ये चर्चा आपके लिए जानना कितनी जरूरी है। तो फिर हमेशा की तरह रिमोट को साइड में रखेंगे, समय को जाया नहीं करेंगे, टीवी पे टकटकी लगाए हमारे साथ जुड़ जाएंगे और शुरुआत करेंगे सच के साथ की इस रिपोर्ट के साथ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सभी क्षेत्रों का खास ख्याल रखा गया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग के लिए आवंटित कुल बजट 30,233.83 करोड़ रुपए का हो गया, जो पिछले वर्ष के 19,516.92 करोड़ रुपए के आवंटन से 55% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विशेष रूप से प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं और नमामि गंगे मिशन 2 के लिए आवंटन में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणाओं को करते हुए कई राज्यों में बाढ़ नियंत्रण उपायों और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए 11,500 करोड़ रुपए की बड़ी वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार लगातार बाढ़ का दंश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र और भारत के बाहर से आने वाली उसकी सहायक नदियों से हर साल आने वाली बाढ़ से असम प्रभावित भी रहता है, इसलिए उसे भी बाढ़ प्रबंधन तथा संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। पिछले साल हिमाचल प्रदेश को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि फरक्का बैराज परियोजना
बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम जैसे प्रमुख कार्यक्रमों सहित प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट को बढ़ाया गया है। अकेले फरक्का बैराज परियोजना के लिए आवंटन पिछले वर्ष के बजट 70.92 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 127 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम में भी 54.05 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी गई है। गंगा नदी के कायाकल्प के उद्देश्य से नमामि गंगे मिशन 2 को भी बजट 2024-25 में पर्याप्त आवंटन मिला है। इनके अलावा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना और अटल भूजल योजना सहित जल संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं के बजट में भी वृद्धि की गई है। भूजल प्रबंधन पर केंद्रित अटल भूजल योजना को पिछले वित्त वर्ष के 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1778 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में सरकार की इन तमाम कोशिशों को नजदीक से जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सिर्फ खबरें बताकर निकल जाने वालों में हम नहीं है। खबरों को दिखाने के बाद उनके विश्लेषण तक, उनकी डिटेल के साथ आपको हर माइन्यूट डिटेल बताने का हम काम करते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी, उसके बाद अब चर्चा की बारी है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो कोशिशें हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और इस कोशिश में मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुंजन मिश्रा साहब, पत्रकार हैं। गुंजन जी, स्वागत आपका शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज खन्ना, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट IARI से। डॉक्टर मनोज, स्वागत आपका शो में। मेरे साथ ऋषभ जी जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण को बहुत नजदीक से समझते हैं, आज समझाएंगे भी हमको। रमन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नदियों को लेकर बहुत काम करते हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय नदी परिषद के। रमन जी, स्वागत आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले बात नदी की, जल की, पानी की, योजनाओं की हो रही है, तो रमन जी से शुरुआत करते हैं। रमन जी मेरे सबसे पास बैठे हुए हैं। तो रमन जी, जो कुछ सरकार ने बजट में जल संसाधन, मां गंगा को लेके, नदी विकास को लेके, पुनर्द्वार को लेके जो कुछ किया और जो बजट बढ़ता हुआ नजर आया, फर्स्ट रिएक्शन आपका इस पे? देखिए, वैसे तो 2014 से ही इस सरकार का नदियों पे बहुत फोकस रहा, जिसका परिणाम था कि नमामि गंगे को गठित किया गया, गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए। लेकिन वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे पहली बार में ही 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे 2014 के बाद नमामि गंगे के लिए, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि और पैसा नमामि गंगे को और नदियों के पुनरुद्धार के लिए दिया गया है। तो इससे जाहिर होता है कि सरकार की सोच लगभग नदियों को लेकर के सकारात्मक है। कैसे हमारे देश की नदियां निर्मल और अविरल बहें, तो उसके लिए ये पूरी कवायद है, जो कि पैसा नदियों के लिए, उसके आसपास के जल स्रोतों के लिए ये दिया गया है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है कि अगर हम नेचुरल रिसोर्स को लेकर के इस तरह की गंभीरता दिखाएंगे तो आने वाले भविष्य में हमको अच्छे परिणाम उसके दिखेंगे। रमन जी, कई बार हम देखते हैं कि पैसा मिल जाना एक चीज, फाइलों में कुछ चस्पा हो जाना वो एक चीज, और ग्राउंड की रियलिटी कुछ अलग। आप तो बड़े लेवल पे काम करते हैं, नदियों के मर्म, उसके मिजाज को समझते हैं और उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सर, इन दोनों चीज के बीच वो मैकेनिज्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे हम कह पाए जो सोच रहे हैं वो होगा भी। देखिए, ये जो आपने कहा, ये एक बड़ा दुखद पहलू है कि हमारे पास पैसा है, पूरी मशीनरी है, लेकिन उसके रिजल्ट जो दिखने चाहिए वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं। ये एक सच्चाई है, क्योंकि जैसे अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा अपने आप में एक पूरी नदी है ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी जो सहायक नदियां हैं जो उसको फीड करती हैं वो भी गंगा ही हैं, क्योंकि पूरा जो बेसिन है, तो जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वो पूरा गंगा उसको फीड करती है और उसका बेसिन गंगा को फीड करता है। तो जो उसकी छोटी नदियों हैं उनके हालात अभी नहीं बदले हैं, उनमें पोल्यूशन, अतिक्रमण और पानी की कमी, ये तीनों चीज़ें अभी बनी हुई हैं। मैं कहना चाहूँगा कि नमामि गंगे को कुछ ऐसे मॉडल खड़े करने चाहिए कि छोटी नदी कैसे पुनर्जीवित हो, जिससे कि समाज उसमें आगे आए और सरकार के साथ मिलकर के चले। लेकिन ऐसे प्रयास अभी ग्राउंड पे होते नहीं दिख रहे हैं, जो कि एक ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सरकार को थोड़ी सी अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रयास, जो पैसा आ रहा है बजट के माध्यम से नमामि गंगे को या उसकी सहायक एजेंसीज को, वो ग्राउंड पे कैसे उसका असर दिखे, इसके लिए भी थोड़े से गंभीर प्रयास और हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, ग्राउंड की रियलिटी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, डॉक्टर मनोज को चर्चा में जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, असल में
पैसे का आना और उसका एग्जीक्यूशन होना, जो अभी कह भी रहे थे रमन जी, दोनों चीजों में फर्क होता है। अब सरकार क्या करे? सरकार ने तो बजट बढ़ा दिया, नमामि गंगे का ड्यूरिंग जब प्रोसेस चल रहा था तब पैसे बढ़ा दिए, 20,000 करोड़ कर दिए। अब तो पूरा बजट बढ़ा दिया, 19,000 करोड़ का बजट 30,000 करोड़ के पार पहुंच गया है सर। अब सरकार ने अपने लेवल पे तो कोई कसर छोड़ी नहीं है, फिर दिक्कत कहां आती है सर? एग्जैक्ट रिजल्ट हमको क्यों नहीं मिल पाते हैं? आपने बड़ा उचित सवाल उठाया है, और खासकर सरकार का जो नीति रही 2014 से कि किसी तरह भी जल का उचित प्रबंधन हो, नदियों का पुनर्जीवन हो, और इसी दिशा में बहुत सारे काम और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें आप चाहें अमृत सरोवर योजना हो कि हर ज़िले में एक अमृत सरोवर या हर गांव में एक अमृत सरोवर बनाया जाए, फिर कैनाल इरिगेशन के साथ साथ कैनाल इरिगेशन में अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क जो अब नया आ गया है 2015 से, केंद्रीय जल आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट और गाइडलाइन भी बना दी और सब राज्यों को ये दे दिया गया कि भाई अब जो भी कैनाल इरिगेटेड एरिया होगा और नया जो उसका बनेगा वो सब अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क से बनेगा, जिससे कि वो पाइपलाइन नेटवर्क आपके आधुनिक सिंचाई विधियों से जोड़ा जा सके, चाहे वो टपक सिंचाई हो, फव्वारा सिंचाई हो, उन सब से जोड़ के, जिससे पानी का उचित उपयोग हो सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब ये एक मिशन स्टेटमेंट है। आपका जो सवाल है उसमें कुछ तकनीकी सहायताएं बहुत मिली और कुछ प्रशासनिक सुधारों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये योजनाओं को हम ज़मीन पर ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई, हमारे जो भी किसान भाई इससे लाभ ले सकें कि कम पानी से अधिक सिंचाई, हर खेत को पानी, और ऐसी जो परियोजनाएं बनी और उनको धीरे धीरे ग्राउंड पे उतारा जाए। पिछले एक दशक में बहुत कार्य हुआ है। मैं इस पे पूरी तरह आपसे सहमत नहीं हूं कि बिल्कुल जमीन पे कार्य नहीं हुआ है। जमीन पे बहुत कार्य हुआ है, चाहे वो अमृत सरोवर हो, चाहे वो एक्सेलरेशन इरिगेशन बेनिफिट्स के कार्यक्रम हो और अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क का डेवलपमेंट का कार्य में हो, और उसको जोड़ा जा सके टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई या आधुनिक सिंचाई विधियों से। तो इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और कोशिश भी यही रहेगी। जिस टपक सिंचाई पद्धति की आप बात कर रहे हैं, स्प्रिंकलर की आप बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई आम आदमी के, खासकर आम किसान के बजट में है? इसको आप कह रहे हैं उसको लगाना और उसका इस्तेमाल करना, क्या उसकी रीच में है? बहुत आसान है, और इसी कारण से पिछले 10 सालों में आप इसकी वृद्धि जो देखेंगे, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। अभी हमारे पूरे देश में करीब 13 मिलियन हेक्टेयर, 13 से 14 मिलियन हेक्टेयर इस माइक्रो इरिगेशन स्कीम में, उस स्कीम में भी बदलाव हुआ है, उसको मोर आधुनिक बनाया गया है, किसान के सहायता के लिए बनाया गया है। उसमें बहुत तरह से उनको प्रशिक्षण की वो है, उनको न केवल आर्थिक सहायता और अनुदान की व्यवस्था की गई है और हर किसान इसको अपनाने को उत्सुक है। लेकिन एक समस्या थी कि नहरी क्षेत्रों में इस विधियों को कैसे अपनाया जाए, उसी को सुधारने के लिए 2015 में गाइडलाइन बनाई गई कि अब जितना भी नया नहरी क्षेत्र डेवलप होगा वो सब अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क के द्वारा होगा, प्रेशराइज होगा, जिससे कि किसान के यहाँ जो आउटलेट आएगा वो सीधा सीधा उसको, चाहे वो फव्वारा सिंचाई से जोड़ सके या वो टपक सिंचाई से, वो निर्भर करेगा वो किन फसलों को उगा रहा है, उन फसलों में उचित तरीके से उचित सिंचाई विधि ले सके, जिससे कि उसकी ना केवल उत्पादन बढ़े और उत्पादकता बढ़े। सर, अगर ये काम ये काम अगर इसी रफ्तार से हो रहा है तो फिर विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट 2050 को लेकर सिंचाई के लिहाज से हमको अलर्ट क्यों करती है? क्यों कहती है कि सिंचाई के लिहाज से जितने साल बढ़ेंगे और 2050 तक हम असुरक्षा की दहलीज पे पहुंच जाएंगे, इनसिक्योरिटी लेवल हम पार कर लेंगे। अगर ये इतना ही फ्लुएंटली काम हो रहा होता तो इस तरह की चेतावनी का कोई मतलब रहता है सर? नहीं, आप ये समझिए कि ये काम लंबा कार्यक्रम है, एक ही दिन में नहीं परिवर्तन हो जाता। हमारा नहरी क्षेत्र अभी भी हमारे यहाँ 90 से 95% के सिंचाई खुले पानी से होती है, यानी कि फ्लड इरिगेशन या सरफेस इरिगेशन। उसको एकदम से माइक्रो इरिगेशन में बदल देना इतना आसान नहीं है। ये गति चल रही है, इसकी गति की रफ्तार को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो भूजल का दोहन हो रहा है, अभी भी हम 70 से 75% पानी खेती में भूजल का इस्तेमाल करके उसको हमें बदलना पड़ेगा कि जो सतही पानी है, सरफेस
वाटर है उससे बदल सकें, वो तभी संभव है कि हम इन आधुनिक विधियों को अपने किसानों के साथ समावेश कर सकें और ये जो रिपोर्ट्स आप का जिसकी चर्चा कर रहे हैं उनको झुठला सकें कि आने वाले समय में अगले 5 साल में आप देखेंगे कि बहुत परिवर्तन इस अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क के द्वारा अगर हमारे नहरी क्षेत्रों में हो गया तो आप देखेंगे पानी की जो दक्षता है, तो इस्तेमाल करने की दक्षता जो खुले पानी के लिए जो जल दक्षता है उसमें हम उसमें 30 से 40% से सीधे हम 70 से 80 या 70 से 90% तक पहुंचा सकेंगे। ग्रेट सर, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऋषभ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, अभी रमनकांत जी भी कह रहे थे, देखिए सहायक नदियों को लेके जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए थी वहां हम लैग करते हैं। गंगा की बात करते हैं, लेकिन जो दूसरी सहायक नदियां हैं जो कई बार बाढ़ का सबब बन जाती हैं देश में, और हम देखते हैं खासकर असम वगैरह इतने प्रभावित रहते हैं इन्हीं सहायक नदियों की वजह से। क्या माना जाए कि सहायक नदियों को लेकर जिस तरह का मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे? हालांकि बजट में इसका जिक्र किया गया और बजट एलोकेट भी किया गया। हम थोड़ा सा पीछे हैं सर अभी। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे उस स्थान पे जाने का भी मौका मिला 3-4 साल पहले। मैंने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ जो भूटान से आती हैं इधर नॉर्थ आसाम में, तो वहाँ पे पगलादिया, आई नदी, चंपारण, धनश्री, इस तरह की जो नदियाँ हैं वो हर साल कहर ढाती हैं। और इससे न केवल आपदा प्रबंधन की सिचुएशन आती है, उससे हमारी जो सॉइल है वो भी, अगर आप बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है जो कहती हैं कि हजारों नहीं कुछ लाख एकड़ सॉइल जो है वो बर्बाद हो चुकी है, यानी वो खेती करने लायक नहीं है। यदि बाढ़ चली भी जाती है तो भी उन गाँव में पुनर्वास नहीं हो सकता, क्योंकि वो सॉइल जो है वो वॉश अवे हो जाती है। तो हमें यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना होगा। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये जो हम जल शक्ति मंत्रालय बना है और जिस हिसाब से रिसोर्स की प्लानिंग की जा रही है और रिसोर्स अलोकेट कराए जा रहे हैं, अब हमें ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इसको कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ सरकार का उद्देश्य फैसिलिटेट करना, अभी तक हम देख रहे हैं पिछले 75 सालों में जो गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एंड पब्लिक इज़ यूजिंग, नाउ वी हैव टू चेंज द कंसेप्ट दैट पब्लिक शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड, प्राइवेट शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड। आज हम अगर असम की सहायक नदियों की बात करें तो वहाँ पे कई बड़ी कंपनियाँ हैं जो उस एरिया में काम करती हैं। नेचुरल सी बात है कि हम इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अगर चलाएंगे तो उसमें और सफलता मिलेगी और लोगों में जागरूकता भी आएगी। जब पानी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता, और जब पानी की ज़रूरत नहीं होती तो फ्लड आती है, और ये हर साल होता है। तो इसमें जो प्रबंधन है वो है एग्रीकल्चर, जो खन्ना जी ने बोला कि भी माइक्रो इरिगेशन, पाइपलाइन की जो नई पॉलिसी आ रही है, इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए ब्रह्मपुत्रा में 3 टनल बनाने की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे करी है, मीडिया में इसका काफ़ी जिक्र हुआ। तो उन सब चीज़ों को, ये दूरगामी है, ये अमृतकाल चल रहा है, और ऐसे में अगर दूरगामी प्रयास किए जाएंगे और उन स्टेप को लिया जाएगा। मैं बीकानेर से आता हूँ। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग नहर का निर्माण कराया था। हम सबको मालूम है कि आज वो नहर की वजह से वहाँ के एरिया में काफ़ी खुशहाली आई है। तो कैनलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना केवल कैनलाइजेशन से हमारे को बॉर्डर एक्सेस मिलेगा, हमारी डिफेंस फोर्सेस को बॉर्डर एक्सेस मिलेगा। हम वहाँ से नहरों के माध्यम से लकड़ी वगैरह जो बहुत सारी चीज़ों को ढुलाई करते हैं, वो ढुलाई भी हम अगर पानी से ढुलाई करेंगे तो बहुत सस्ती पड़ेगी डीजल और रोड के मुताबिक। तो ऐसे में इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर काम किया जाए और पब्लिक को उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि जो हमारे फार्मर हैं वो छोटी लैंड होल्डिंग है। 155 मिलियन हेक्टेयर में हम खेती करते हैं, लेकिन 26 मिलियन हेक्टेयर हमारे कंट्री में डेवलपमेंट के लिए रेडी है, लेकिन आज वो डिग्रेडेड सॉइल है, बंजर है। और इसके बारे में कई बारी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्लाइमेट फाइनेंस और टू कॉम्बैट द क्लाइमेट फाइनेंस इसका जिक्र हुआ है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे कम से कम हमें 52 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो कि सॉइल इंप्रूवमेंट, बेसिक सॉइल इंप्रूवमेंट की 2 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। तो उसका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये बजट में बहुत अच्छी दिशा निर्देश हमें मिला है, लेकिन आगे जैसे कि हम पॉलिसी और गति शक्ति प्रगति की बात करेंगे तो शायद इसमें बहुत बड़ा काम होगा जो अगले 500,000 साल तक हमें फायदा देगा। लेकिन ऋषभ जी, क्या कई बार हम ये कहकर कि देखिए भाई इसके दूरगामी परिणाम है,
मौजूदा रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ने का भी काम करते हैं सर। दूरगामी का भी कोई टाइम फ्रेम होगा ना। मैं आज बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाऊंगी, साहब मुझे ये दिक्कत है, वो बोलिए भाई मैं दवाई खाई है, इसका असर आपको 1 साल बाद होगा। सर मेरा जो वो 1 साल का पीरियड है जो मैं दर्द सह रहा हूँ उसका हिसाब कौन देगा? तो वो इज रिस्पॉन्सिबल सर। जी, आपने बहुत अच्छी सवाल उठाया। और इसमें जैसे कि आपने कहा कि हर साल फ्लड आते हैं, तो फ्लड को रोकने के लिए छोटे डैम बनाए जा सकते हैं, और वो डैम बनाने का जो मंत्रालय है वो अलग है। तो हमें कई मंत्रालयों को एक साथ कन्वर्जेंस के रूप में अगर लाया जाए और वो अपने बजट को एक साथ बैठ के तय करे कि हमें ये प्रयोग करना है, और उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं बहुत लाभकारी हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे दिन रात वो आपदा प्रबंधन में भी सहयोग करते हैं, और वो विटनेस हैं, वो ग्रास रूट पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि इसको हम फार्म टू फैक्ट्री टू फोर्क, ये जो पूरी प्लानिंग है, इस प्लानिंग को वाटर प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के साथ साथ इसको माइक्रो इरिगेशन के साथ भी जोड़ा जाए, तब जाके मवेशी, किसान और मनुष्य तीनों के लिए पानी की व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, तो मल्टी एफर्ट्स करने की जरूरत है अगर परिणाम बहुत जल्द चाहिए। सर रहिए मेरे साथ गुंजन जी भी जुड़े हुए हैं। गुंजन सर, असल में सारी जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं देश में, मुझे लगता है उसमें सबसे ज्यादा भयावह और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा बाढ़ ही है। सर बाढ़ से निपटने के जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, क्या हम वो कर पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भारत में प्राकृतिक आपदाओं वाली बात है, तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो सूखे से ज़्यादा प्रभावित है। बाढ़ से तो सिर्फ भारत का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 12 पॉइंट समथिंग एरिया प्रभावित है बाढ़ से। सूखा लगभग 58% के कारण प्रभावित है सूखे से। तो बाढ़ का जो एरिया है, बाढ़ का जैसे कि अभी चर्चा हो रही कि बाढ़ से 2 एरिया हमारे ज़्यादा प्रभावित है। एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला, दूसरा हमारा बिहार वाला एरिया। बिहार में आपका जो एरिया है वो गंगा के कारण है, नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के कारण है। और उसकी वजह ये आसाम में बाढ़ का आना, बाढ़ और सुखाड़, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि सुखाड़ ज़्यादा है, बाढ़ कम है, तो इसका मतलब स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है हम लोगों के सामने कि हमने पानी का प्रबंधन बेहतर तरीके से नहीं किया है। अगर हमने पानी का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया होता तो ना हमारे सामने बाढ़ की समस्या होती, ना सुखाड़ की समस्या होती। और यही एक वजह है कि हमको पानी को समझना पड़ेगा और नदियों की सच्चाई जानना पड़ेगी कि नदियाँ आखिर चाहती क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगी। चाहे वो वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह की हो, उनकी रिक्वायरमेंट को हमें सबसे पहले पहचानना होगा, तभी हम ये कह पाएंगे। क्यों गुंजन सर पर सवाल ये, हम पहचान क्यों नहीं पा रहे? किस बात के इंतजार में? कौन आएगा बताने? कौन अवतरित होगा? कब वो आकाशवाणी होगी? कब बादल फटेगा? कौन नीचे आएगा जो हमें समझाएगा? अभी क्या और देखना बाकी रह गया सर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सवाल उठाया। मैं आपको बता दूं, देखिए पहले क्या होता था, 70 के दशक के पहले क्या होता था, जब बाढ़ आती थी तो हमारे जो खूंटे, जानवरों को जो बांधने के लिए खूंटे लगाए जाते थे घर पे या खूंटे गाड़े जाते थे, तो जब नदी बढ़ती थी तो वो खूंटा देखकर ही वापस हो जाती थी। ऐसा ये माना जाता था कि खूंटा देखा नदी ने और वो वापस हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हो गया या और ज़्यादा किसी कारण से बाढ़ आ गई, तो वो बाढ़ जो नदी के बाढ़ का पानी होता था वो घर के दरवाजे तक आता था। और घर की जो महिलाएं होती थी भारतीय परंपरा के हिसाब से, वो क्या करती थी, फूल और अक्षत लेके, चावल लेके उसका स्वागत करती थी और उससे प्रार्थना करती थी कि हे नदी मैया, अब बहुत हो गया, अब आप वापस लौट जाइए, हमको अब पर्याप्त पानी हो गया, अब आप वापस लौट जाइए। तो ये जो हमारे यहाँ सिस्टम था, ये सिस्टम अब खत्म होते जा रहे हैं। और यही कारण रहा है कि हम जो आज फेस कर रहे हैं, चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ हो या भूकंप हो, कुछ भी हो, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हम फेस कर रहे हैं, उनका कारण ये है कि हमने अपने वैज्ञानिक पारंपरिक तरीकों को अनदेखा कर दिया है। और यही एक वजह हमको समझ में आती है कि जैसे जंगल कटान का होना, आसाम में बाढ़ आने का कारण, मुख्य कारण क्या है? आसाम में 120 नदियां हैं स्थानीय लेवल पर, 120 नदियां जो छोटी मध्यम नदियां हैं, और वो सब जो नदियां, उनमें पानी आता है और पानी वो सीधा ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं वो नदियां, तो स्वाभाविक सी बात है बाढ़ आएगी। इसी तरह से आपका गंगा में देख लीजिए, गंगा में चाइना, तिब्बत, नेपाल, इन 3 से पानी आता है। जब यहाँ से गुंजन सर, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन आपको क्या था कि बजट बढ़ाने को छोड़ के और जो माइक्रो इरिगेशन है उसको छोड़ के हम गंगा के या किसी भी नदी के किनारे खड़े हो जाएं और बोले कि हे माते अब माफ कर दो, अब मत आओ, सर इससे हो जाएगा काम? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन
मैं वही बता रहा हूं कि हमने जो नुकसान पहुंचाया है, हम पहले कारण क्या था कि हे माते प्रार्थना हम करते थे, लौट जाती थी। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हमारे पास उस हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए जंगल था, जमीन था, बैरियर्स थे। बैरियर्स का मतलब जो तालाब थे, हैं, बावड़ी थी, कुएं थे, तो ये सब हमारे पास उस समय प्रबंध तो था। ये एक बड़ी अनदेखी है जिसका खामियाजा हम उठा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। अब किसी नदी के किनारे ये कह के कि आप लौट जाइए, ये पता नहीं कितना फिजिबल होगा, व्यवहारिक होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ब्रेक के बाद भी आपको मेरे साथ रहना, आप मत लौटिएगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप सच के साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं नदियों की, पानी की और उनके पुनरुद्धार की, जिसकी कोशिशें लगातार की जा रही है। कई अहम प्रोजेक्ट्स का जिक्र ब्रेक से पहले भी हुआ, लेकिन एक जो बड़ी समस्या है बाढ़, उस पर जिक्र जो किया उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हम हैं कहां बाढ़ के लिहाज से। रमन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, नदियों को लेके, पानी को लेके आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले अभी गुंजन सर कह रहे थे हमने नदियों को समझा ही नहीं है, हम नदियों के मिजाज को समझने में फेल हो गए। सर क्या लगता है कि बाढ़ जैसी समस्या को लेके जो आकलन होना चाहिए, जो कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, उसमें हम पीछे हैं? बाढ़ के प्रबंधन को लेके बजट बढ़ाया जाना ठीक है, लेकिन क्या ग्राउंड पे जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो हम समझ नहीं पा रहे हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं? देखिए, नदियों में बाढ़ आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया कोई गांव में अगर व्यक्ति रहता है किसी घर में जी, और वो घर से कहीं बाहर 2-4 साल के लिए चला जाए नौकरी पे और आप उसका घर कब्जा लें, तो यही हाल नदियों के साथ हो रहा है। मान लिया नदी का जो बेसिन है, आप उसमें घर बना ले रहे हैं, खेत बना ले रहे हैं, तो उसको आप जब पानी उसका आता है तो वो उसी का तो घर है, वो आएगी अपने घर में। नहीं, जब बन रहा होता तब कोई क्यों नहीं रोकता है? हाँ, ये एक समस्या है क्योंकि नदी के साथ आज सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी, अतिक्रमण और प्रदूषण। ये जो अतिक्रमण है ये बाढ़ को विकराल रूप देता है। देखिए, बाढ़ अच्छा भी करती है, जैसे आप गंगा में पानी आता है बरसात में, तो मैदानी क्षेत्र में जब उसका पानी फैलता है तो उसको जमीन को उपजाऊ भी करता है कई जगह। तो लेकिन अगर हम नदी के बेसिन में ही घुसे चले जाएंगे, उसमें कब्जा कर लेंगे और फिर पानी आएगा, फिर कहेंगे नुकसान हो गया, तो उसके बेसिन को कम से कम आप छोड़ के चलिए। और नदी का एक नेचर है, उसके नेचर से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, बाढ़ का भी एक पूरा नेचर है, 100 साल में कितनी बाढ़ आएगी, 50 साल में कितनी आएगी, 10 साल में कितनी आएगी, वो भी एक साइंटिफिक मैनर है। लेकिन अभी जो स्थिति है, मान लिया हम नदी के बेसिन में बैठे ही हैं, तो उसके लिए क्या प्रबंधन करना है, उस पर हमको एक सोचना पड़ेगा। लेकिन दूरगामी अगर हमको काम करना है तो नदियों के बेसिन को हमको कम से कम फ्री छोड़ना पड़ेगा, उससे नदियां भी बनी रहेंगी। अभी तो आपको बाढ़ आ रही है 2 महीने, लेकिन 2 महीने बाद जैसी बरसात चली जाएगी नदियों में पानी कम हो जाएगा, तो आपकी नहरों में पानी नहीं रहेगा। तो इसको मैनेज करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी के लिए ग्राउंड पे इनको काम करना चाहिए, नमामि गंगे जैसे संगठन को या उसके साथ जो जुड़े हुए और संगठन है, क्योंकि ग्राउंड पे समस्या क्या है उसको ये समझ तो रहे हैं, लेकिन उसके समाधान के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा नमामि गंगे का जिक्र सर आप बार बार करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को मेरे व्यूवर्स को समझाइए, वो कितना प्रासंगिक है। क्या वो बाढ़ को रोकने के लिए नमामि गंगे है या प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए है? इसमें दोनों चीजों में प्रायोरिटी क्या है इस प्रोजेक्ट की? सर देखिए, नमामि गंगे जो बना था वो इसलिए बना था, गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उनके प्रदूषण को कम करना। ठीक है, प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों का सुधार भी था। तो डायरेक्ट तो बाढ़ की प्रक्रिया नमामि गंगे के माध्यम से नहीं देखी जाती है। पोल्यूशन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि जो पोल्यूशन जा रहा है, चाहे सीवरेज जा रहा है, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो कहीं ना कहीं उसमें भी अभी पूरी तरह नमामि गंगे सफल नहीं है। सर पिछले साल सितंबर की एनजीटी की रिपोर्ट है, वो बताती है कि यूपी में से उसने 31 जगहों से सैंपल लिए और उन 31 जगहों से इस प्रोजेक्ट के तहत जो सैंपल लिए वो नहाने लायक तक नहीं है पानी। सर इस प्रोजेक्ट की आप बात करते हैं, बताते हैं ये सारी काम कर रही है, सरकार सीरियस है, सरकार ने सब कुछ कर दिया, बीच बीच में पैसा भी एलोकेट कर दिया, तो सर ये दिक्कत कहां है? अगर यहां से पैसा आ रहा है, नीचे उसका इस्तेमाल सही से क्यों नहीं हो रहा है? 31 जगहों से अगर यूपी में
सैंपल कलेक्ट किया और ये रिपोर्ट कोई नहीं, एनजीटी बोल रहा है सर, वो बोल रहा है पानी नहाने लायक नहीं है, आचमन करना तो छोड़ दीजिए। तो सरकार की कोशिशों पे पानी कौन फेर रहा है? देखिए यही तो दुर्भाग्य है, क्योंकि नमामि गंगे का जो टच है ग्राउंड के लोगों से वो बिल्कुल कटा हुआ है। आप आज नमामि गंगे के डीजी से मिलना चाहें तो आप 3 महीने 4 महीने इंतजार करते रहिए, वो आप मिल नहीं पाएंगे। तो जब ऐसे हालात हैं, अब मान लें ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है किसी जगह की और वहाँ का आपको डाटा मिल रहा है, नमामि गंगे में आप बैठकर देख रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे जाकर के जब तक नहीं देखेंगे क्या रात में भी वैसा ही पानी निकलता है वहाँ से जो आपको मॉनिटरिंग में दिख रहा है, तो ये एक लैक है, इसको हमको दूर करना पड़ेगा, वरना स्थितियाँ बड़ी बदहाल हैं। आप जैसे हिंडन नदी की आप बात देख लें, हिंडन का बार बार जिक्र आता है, क्या हिंडन में साफ पानी बह रहा है? नहीं बह रहा है। लेकिन नमामि गंगे के जो नोम्स हैं उसमें अगर आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग में देखेंगे कहीं कहीं दिख जाएगा हाँ भाई ठीक पानी आ रहा है। तो पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है? अगर आपके नोम्स में ठीक है लेकिन नमामि गंगे में उसमें हिंडन में गंदा पानी बह रहा है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो या तो वो झूठी रिपोर्ट आपको दे रहा है या ग्राउंड पे कहीं गड़बड़ है, तो इस पे एक थोड़ी सी सख्ताई बरतने की ज़रूरत है। और जो ज़मीन के लोग हैं, चाहे वो संगठन हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, चाहे किसान हैं या और स्टेक होल्डर्स हैं नदियों के साथ जुड़े हुए, उनके साथ आपसी तालमेल बैठाने की जरूरत है। बढ़ाने बढ़ से कुछ नहीं होगा मतलब? नहीं, बजट 19,000 करोड़ का बजट 30,000 का 60,000 करोड़ भी हो जाएगा तो फर्क नहीं होगा मतलब? देखिए, आप एक एसटीपी मान लें, 600 करोड़ का एसटीपी एक मेरठ में बनने वाला है, उसका काम शुरू हो गया। तो अगर वो बन भी जाए और चले ना, तो 600 करोड़ तो गए। मुद्दा है वो चलना चाहिए, उससे जो पानी निकल रहा है उसका या तो इरिगेशन में इस्तेमाल हो या साफ होकर के वो रीयूज हो या नदी में जाए। अच्छा, एसटीपी को लेके एक आंकड़ा था मेरे पास जो बताता है कि 2014 से 2021 तक सिर्फ 811 एमएलडी वेस्ट ही ट्रीट हुआ और 2022 से 23 में ये आंकड़ा बढ़ा और 1455 एमएलडी ट्रीट हुआ। सर, एसटीपी काम कर रहा है इसका मतलब? देखिए, मैं एसटीपी का एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक रुड़की में 33 एमएलडी का आंकड़ा झूठा कि सच है? नहीं, ये सच है। मैं उसका उसी का उदाहरण बताता हूँ। रुड़की में 33 एमएलडी का एसटीपी सरकार ने बनाया है। ठीक है। उसमें मात्र 5 एमएलडी वेस्ट जाता है जो सीवरेज है, और उसको भी ट्रीट प्रॉपर नहीं कर पाता क्योंकि उस एसटीपी के पास बिजली ही नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो ये तो हालात एसटीपी के हैं, वो चलेगा कहाँ से? तो ना तो उसको सीवरेज मिल रहा है प्रॉपर जो 33 एमएलडी है, ना उसके पास बिजली है, बस स्ट्रक्चर खड़ा है और पैसा लगातार जा रहा है। तो एसटीपी के हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर होमवर्क करने की जरूरत है। डॉक्टर मनोज खन्ना भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर मनोज, जो बाढ़ की हम बात कर रहे थे, तो कटाव नियंत्रण हो चाहे बाढ़ प्रबंधन हो, स्टेट लेवल का इशू हम सब अच्छे से समझते हैं। तो सर, केंद्र की सीरियसनेस के बावजूद क्या राज्य स्तर पे वो गंभीरता, वो संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही जिस सेंसिटिविटी की उम्मीद इस तरह के गंभीर इशू के लिए होनी चाहिए? केंद्र तो कर रहा है, पैसा दे रहा है, सीरियस है, सब कुछ है, स्टेट लेवल पे लैकिंग है क्या सर? फिर कहीं ना कहीं हमारे समन्वय में प्रॉब्लम है। हमें हर स्टेक होल्डर को, जैसे अभी चर्चा में बात कर रहे थे कि हो रहा है, लेकिन हर आदमी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि तभी हम चाहें तो नदियों का स्वास्थ्य सुधार पाएंगे, प्रदूषण की समस्या को वो कर पाएंगे। आज हम लोग अनाउंस करा है कि अमृत सरोवर, हर गांव में एक अमृत सरोवर। क्या पहले गांव में हमारे तालाब नहीं थे? वो एनक्रोच होते होते खत्म हो गए, उनको पुनर्जीवन की जरूरत है। इसीलिए वो बाढ़ की जो समस्या है धीरे धीरे अपने आप ही कम होगी। सर, ये एनक्रोच कैसे हो जाते हैं मुझे ये भी समझाए। बार बार इसका जिक्र करते हैं हम कि रिवर्स पे एनक्रोचमेंट कर ले रहे हैं, कुओं पे एनक्रोचमेंट करने लग रहे हैं, फिर वो जब उस पर कुछ बन जाता है फिर हम उसे ध्वस्त भी करते हैं। सर, ये रातों रात हो जाता है क्या? रातों रात तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं तब आंखें मूंद के रहते हैं, हम ब्लाइंड रहते हैं। हम इसमें बिल्कुल सही कहेंगे कि आप आंखें मूंदे रहते हैं। जब हो जाता है और कुछ समस्या आ जाती है तब हमें याद आता है कि बाढ़ में चाहे वो किसी का नदी का फ्लड प्लेन हो, उसमें हम एनक्रोच करके उसमें रहने लग जाते हैं लोग। रमनकांत जी, जिस हिंडन रिवर का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको टोक रहा हूं माफी के साथ, उस हिंडन रिवर के बिल्कुल 500 मीटर पे सर एक बिल्डर ने बहुमंजिला इमारतें बना ली। रमन जी, अगर आप निकलेंगे गाजियाबाद से होते हुए तो बॉर्डर पे आप देख पाएंगे एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, मैं नाम भी कोट नहीं कर रहा हूं, वो हिंडन रिवर के पास है। हालांकि उसका काम बीच में रोक दिया गया, फिर वो बंद हो गया, वो ना बन पाई। सर, इतना पैसा लगा, बायर्स ने भी पैसा वहां इन्वॉल्व कर दिया होगा। आप जानते हैं बिल्डर्स अपनी जेब से तो कुछ लगाते नहीं है, जैसे ऐसा बनता है वैसा वैसा इन्वेस्ट करते हैं। हिंडन रिवर के इतने नजदीक बन कैसे गया सर रातों रात? मैं उसी एनक्रोचमेंट पे, उस सीरियसनेस को समझना चाह रहा हूं। कोई आता है रात को छड़ी घुमाता है और बिल्डिंग बन जाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। टेक्निकल विषय है। आप अगर हिंडन की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जो हिंडन के बेसिन में मकान बना रहा है उसको बिजली विभाग कनेक्शन भी दे रहा है
उससे जो संस्थान है वो टैक्स भी वसूल रहे हैं, तो उसको लीगल कर दे रहे हैं। नक्शा भी पास कराया उसको, हो ना सर? हाँ बिल्कुल, तो उसको लीगल कर दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी है और उसने कोई घटना करी, तो उसके घर पे बुलडोजर चलता है, तो बुलडोजर सही घर पे नहीं चलता है, क्योंकि उसने घर गलत बनाया हुआ है, तो उस पर बुलडोजर चल जाता है। क्योंकि इतने सारी बेसिन में मकान बन गए, कॉलेज बन गए, आप पूरा घेर लिया, खेती कर रहे हैं, तो वो सभी के सामने तो हो रहा है जब बिजली का कनेक्शन सरकार दे रही है। तो एक्शन लेने से पहले वो कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर मनोज प्लीज अपनी बात पूरा करिए। हाँ, जो मैं कह रहा था कि जैसे आप अगर ये फ्लड प्लेन नदियों का एक रिटर्न पीरियड होता है, कि वो जो बताया कि आज हो सकता है कि शायद 10 साल में कुछ फर्क ना पड़े, अभी हमें लगेगा कि 10 साल में एक कॉलोनी बस गई, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक रिटर्न पीरियड उसका अगर वो 30 साल है, 50 साल है, एक जन्म में वो पानी जब फ्लड आता है, नदी लौट के आती है, जो फ्लड आता है, उससे कितना माल और जान का नुकसान होता है, ये हमें ग्राउंड लेवल पे जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हमारे आदमियों की सोच नहीं बदलेगी कि ये भी हमारे पर्यावरण का, हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, तभी आपकी समन्वित रूप से प्रगति हो सकती है। और ये समझाना, केवल पैसा अलोकेशन तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे सारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जब तक कि सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के ये हमारे नागरिकों को समझ में नहीं आना पड़ेगा कि क्यों, आपने कहा कि गांव में क्यों एनक्रोच हो गए तालाब हमारे ही साथियों ने, किसी ने करा है ना, वो धीरे धीरे तालाब में पानी आना बंद हो गया, उससे फ्लड आ गया, आपके खेत पूरे भर गए, आपकी फसलों का इतना नुकसान हुआ। और हमने देखा कि पशु भी हमारे जो बिल्कुल एक इकोसिस्टम का हिस्सा थे, कि पशु भी हमारे यहाँ अगर तालाब था तो वो उसी के सहारे, उन्हीं को पुनर्जीवन करने के लिए हमने अमृत सरोवर, उसका नाम दिया गया कि अमृत सरोवर बना, उससे न केवल जल संचयन करें, संरक्षण करें और उसको इस्तेमाल एक अच्छे तरीके से करें, जिससे कि पूरा न केवल हमारे को सूखे की समस्या से निदान मिले, बल्कि बाढ़ की समस्या भी हमारे लिए कम हो सके। ठीक है, ऋषभ जी मेरे साथ हैं। ऋषभ जी, आज की समस्या तो है नहीं बाढ़ वाली, हम तो सालों साल देखते आ रहे हैं, आजादी से पहले, आजादी के बाद बाढ़ का कहर किस तरीके से होता है। राष्ट्रीय जल नीति भी बनाई गई। सर, इतनी नीतियां बनाने के बावजूद, इस तरह की प्लानिंग के बाद, पॉलिसीज के बाद, आज भी अगर 2024 में हम ये जिक्र कर रहे हैं कि भाई बाढ़ से हर साल बड़ा नुकसान होता है, सरकार की गंभीरता होने के बावजूद भी, तो सर ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भाई क्वेश्चन मार्क लगता किस पे है सर? जी, इसमें जैसे कि हम सभी पैनलिस्ट को सुन रहा हूं मैं, और जो हम कह रहे हैं कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हजारों सालों से है। और जब पहले जल का संचय, जैसे आज हम वेल्थ, जल को अगर हम वेल्थ की तरह माने, हम सब वेल्थ की सेविंग करते हैं, क्यों करते हैं? बुरे दिनों के लिए। तो उसी तरह से जल की सेविंग के लिए बांध, जोहड़, बावड़ियाँ, कुएँ, सरोवर, इन सब का निर्माण हमेशा से होता रहा है। अब अगर हम उसमें एनक्रोच करके हम उसमें कंक्रीट और सीमेंट के जंगल बना लेंगे, या हम उसको नदी का जो हिस्सा है उसकी जगह अगर हम खेती करने लगेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि जो घटना नहीं घटनी चाहिए वो घटेगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब पानी आता है तो उस पानी का संचय किस तरह से किया जाए। मैं आसाम की बात करूँगा। अगर पानी आता है, 4-5 नदियाँ अगर हर साल वो मेंडरिंग अपनी तरीके से, मतलब अनकंट्रोल तरीके से उनका पार्ट कई किलोमीटर में चला जाता है, तो वहाँ पे अगर हम तालाबों का निर्माण करवाया जाए, जिस तरह से हम कैनलाइजेशन करते हैं, कैनलाइजेशन अगर कॉस्टली होती है तो उसको हम पाइपलाइन वगैरह की जो नई संसाधन है, अब उसकी जागरूकता अगर हमारे स्कूल कॉलेज में की जाए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि जड़ कहाँ है। आज अगर हम मैं बीकानेर से आता हूँ, अगर हम किसी बच्चे को पूछें कि भाई जहाँ पे सूखा प्रभावित क्षेत्र है कि भैया क्या तुम आधी बाल्टी पानी में नहा सकते हो, तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि उसके घर में पानी कहाँ से आ रहा है, उसके खेत में पानी कहाँ से आ रहा है, और वो पानी कब तक आएगा और उस पानी के पीछे का विज्ञान क्या है। क्योंकि ये जानकारी जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे अपनी एजुकेशन सिस्टम में आज अगर हम उनको बताएंगे कि तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो सहकार से समृद्धि, नदियाँ समृद्धि का प्रतीक हैं पूरे विश्व में। जितनी सिविलाइजेशन हुई है, चाहे वो इजिप्ट की हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो सब नदियों के किनारे हुई है। भारत का 40% इरिगेशन एरिया माँ गंगा की तरह से होता है। तो अगर हम इस चीज़ को समझाएंगे जनमानस को, तभी उनका सहयोग हम ले पाएंगे, तभी
कभी हम नदी के, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जब चला तब किसी ने नहीं सोचा था कि आज हम जो स्वच्छता देख रहे हैं चारों तरफ, वो उस एक अभियान से हुई जब इसमें जनमानस को जोड़ा गया। तो जनमानस को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बजट एक बहुत आवश्यक अंग है, रिसोर्स के बिना काम नहीं होता, लेकिन रिसोर्स के साथ साथ जन जागरूकता अगर जुड़ेगी तो ऐसा कोई इंक्रोचमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिशें हैं जो हमको बड़े स्तर पे करनी चाहिए। गुंजन जी, अगर हम बाढ़ को समझते हैं और नदियों के लिहाज से भारत को बांटते हैं, तो फिर एक गंगा वाला क्षेत्र है, एक ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है, एक मध्य और दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, और एक उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र है। जितनी मेरी जानकारी, मुझे आप सही भी करिएगा कहीं अगर गड़बड़ है तो। सर, इन चारों स्पेसिफिक रीजंस में से कहां पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नदियों के साथ जो सहायक नदियां हैं, जिनकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति होती है, चाहे असम में हो, चाहे बिहार में हो, हिमाचल का भी उन्होंने जिक्र किया था, तो जहां जहां ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो क्या इस रीजन वाइज किसी खास क्षेत्र में काम करने की जरूरत आपको नजर आती है? देखिए, जहां तक काम करने वाली बात है तो हर रीजन में काम करने की जरूरत है। अच्छा, बाढ़ सुखाड़ को कम करने के लिए उसकी वजह यह है कि आप देखिए, आंकड़े बताते हैं हमारे कि नर्मदा जो नदी घाटी है, वहां पर बाढ़ की जो घटनाएं होती हैं वो 50% से ज्यादा होती हैं। इसी तरह से महानदी में देख लीजिए 40% से ज्यादा है, 48% के आसपास है। फिर उसके बाद देख लीजिए चंबल पार्वती कालीसिंध में, यहाँ पर भी आपका 20% के आसपास है। गंगा में भी 18% के आसपास है। ब्रह्मपुत्र में भी 21% के आसपास है। तो हर क्षेत्र में आपको, मतलब जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं, चारों तरफ आपको काम करने की जरूरत है, तभी आप बाढ़ सुखाड़ से निजात पा पाएंगे। और उसके लिए हमको काम क्या करना होगा? काम हमको करने होंगे कि हमको अपना जो अभी जो भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च की है कि नदियों किनारे वृक्षारोपण हो, वनरोप रोज हो, हैं, जो बैरियर्स बनाए जाए, बैरियर्स का मतलब तालाब वगैरह बनाया जाए, नदी नाले, इन सब का प्रबंधन किया जाए। दूसरी बात, फिर बाढ़ कितनी आ रही है उसका मॉडल हमको कैचमेंट एरिया में मालूम होना चाहिए कि पानी कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये सब चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। अभी CWC ने फ्लड फोरकास्ट के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो ये सब चीज़ें हो रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन जिस स्तर पर चाहिए हमको या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस स्तर तक अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे कुछ बाढ़ फुटिंग के अंतर्गत हमको कुछ काम करना होगा, तभी हम बाढ़ और सुखाड़ से निजात पा पाएंगे। अदरवाइज हर साल इसी तरह से बात होती रहेगी। अब आप जैसे अभी इसी बजट में जो एलोकेशन हुआ वो कोसी मेची को लेकर हुआ है बिहार के लिए, कि कोसी का पानी मेची नदी में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि कोसी नदी का जो इतना ज्यादा पानी आता है नेपाल, तिब्बत और चाइना से, वो मेची सिर्फ एक छोटी सी नदी संभाल पाएगी? मेरे ख्याल से नहीं संभाल पाएगी। लेकिन उसका अगर प्रबंधन प्रॉपर तरीके से किया जाए, राज्य और समाज के द्वारा किया जाए, स्थानीय स्तर के लोगों को जोड़ा जाए, तो हो सकता है हमको कुछ बेहतर सॉल्यूशन मिल पाएंगे पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीके से, और तभी हम इससे निजात पा पाएंगे। अब अभी फरक्का बैराज की बात देख लीजिए। फरक्का बैराज की कब से बात हो रही है कि फरक्का बैराज सिल्टेशन वगैरह की कोई बात ही नहीं कर रहा कि कितना सिल्ट आ रहा। अभी आप देख लीजिए, परसों गंगोत्री का एक पिक्चर में देख रहा था, तो परसों वो उसमें पूरा गंगोत्री से जो पानी आ रहा था गंगा में, वो पूरा सिल्ट वाला पानी था, जबरदस्त सिल्ट था। तो इसकी भी बातें आनी चाहिए, ये भी एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि हमको किस नदी से कितना नुकसान है और इस नुकसान को कैसे हम बेनिफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। कौन रोक रहा है सर? किसने रोका है अध्ययन करने से? इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज, बाढ़ अधिनियम तक बने हुए हैं, जल नीति का मैंने जिक्र किया, तमाम कोशिशें हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, ट्रिप जा रहे हैं बाहर, चर्चा हो रही है, किसने रोका है अध्ययन के लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अभी हाल में केन बेतवा लिंक को लेकर काम चल रहा भारत सरकार का, ठीक है, बहुत जबरदस्त 50 लाख हजार करोड़ का वो प्रोजेक्ट है ये। लेकिन क्या कोई जानता है इस बात को कि बेतवा एक बड़ी नदी है, केन एक छोटी नदी है,
भारत सरकार का प्रपोजल ये कहता है नदी गठजोड़ के अंतर्गत कि बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ा जाएगा। अच्छा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटी नदी को बड़ी नदी से जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ पॉलिसी मैटर्स ऐसे हो जाते हैं जहां पर हमको वहां पर ध्यान देने की जरूरत है, कुछ प्रॉपर असेसमेंट करने की जरूरत है, तभी हम ये बाढ़ और सुखाड़ और प्राकृतिक आपदाएं जैसी घटनाएं रोक पाएंगे। ठीक है, तो कोशिशों के ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, रफ्तार को तेजी देनी होगी। एक बहुत रफ्तार के साथ ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूं, उतनी ही रफ्तार के साथ लौट रहा हूं। छोटा सा ब्रेक, रहिएगा मेरे साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सच के साथ आप देख रहे हैं, 2 पड़ाव चर्चा के मैंने पार कर लिए। तीसरा पड़ाव सबसे अहम पड़ाव, क्योंकि सिर्फ समस्या की बात नहीं, समाधान की बात होती है। मेरे साथ रमनकांत जी भी है। रमनकांत जी, 2 पड़ाव में तो हमने समझ लिया क्या क्या दिक्कतें बेसिक। सर मुझे अब ये समझाइए, ये दिक्कतें जो आप समझ रहे हैं ये दूर कैसी होगी, कौन सी वो कोशिशें करनी चाहिए? सरकार के लिहाज से तो हो रहा है, पैसा दे रही है सरकार, भाई होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे कौन सी कोशिशें हों? देखिए, पहले हमको ये समझ लेना चाहिए, जो हमारे ऊपर के 3 बेसिन हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये पहाड़ भी बनने की स्टेज में हैं। इनकी जो नदियां हैं वो अपनी घाटियां भी पूरी तरह नहीं बना पाई हैं, इसीलिए आप देखते होंगे हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा तबाही बरसात के दौरान होती है। इसी तरह जो प्रायद्वीप की नदियां हैं उनकी घाटियां पूरी बन चुकी हैं और उनमें उस तरह की तबाही देखने को नहीं मिलती है। और जो समाधान की हम बात करें, देखिए जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो नदियों से और इनसे संबंधित हैं, उनको ज़मीन के साथ अपना दखल बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई उनको रोक नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कोई उनको दिक्कत महसूस होती हो, लेकिन समाज को लगना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशन हमारे लिए है, हमारी नदी के लिए है और हमको ये सहयोग कर रहा है। और अभी क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, तो हमको नदियों को भी मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। नदियाँ कैसे मुक्त हों अतिक्रमण से, तो एक संकल्प ये होना चाहिए हमारा कि चाहे छोटी नदी है चाहे बड़ी नदी है, उसको हमको अतिक्रमण मुक्त करना है। हमारी 50% समस्याएं अगर किसी भी नदी को हम अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो थोड़ी बहुत बाढ़ को भी झेल लेगी, अपने बेसिन को भी रिचार्ज करेगी और आसपास की खेती को भी अच्छा करेगी और पानी भी देगी और हमारा भूजल भी रिचार्ज होगा। तो हमको नदियों के अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए उनको इस पे हमको काम करना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ग्राउंड के लोगों से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो काम करते हैं या जो उसके बारे में सोचते हैं, या बहुत सारे स्टेट में लोग लगे हुए हैं, उन तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए। सरकार की नीतियां समाज तक जाएं और समाज का काम सरकार तक आए, इस पे हमको पहल करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर मनोज, इसमें ऐड ऑन करते हुए उन कोशिशों का जिक्र करिए और मेरे व्यूअर्स को ये भी समझाइए कि हम और आप खुद किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले भी चर्चा में आया कि देखिए अब वो जमाना गया, अब आपको खुद भी काम करना पड़ेगा। ऋषभ जिक्र कर रहे थे उसका, तो सर हमारे एफर्ट्स किस लेवल पे बढ़ने चाहिए? हमारा एफर्ट पूरा ग्राउंड लेवल पे जाना चाहिए, जो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी जो हमारे साथी ने बताया कि जब तक कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिलकर नहीं काम करेंगे। अभी हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं कि जल एक राज्य का विषय है, केंद्रीय सरकारें सिर्फ उसको पैसा दे सकती हैं या एडवाइस दे सकती हैं। हमें एक जल को एक राष्ट्रीय कहना चाहिए कि राष्ट्रीय संपदा के रूप में हमें देखना पड़ेगा। तो सर वो राष्ट्रीय जल नीति तो है, वो काम नहीं करती है क्या सर? उसने सिर्फ एक डायरेक्शन दिया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम तो हमारे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं जिन्हें हमें मिलके काम करना चाहिए। सर आयोग भी है, सर बाढ़ आयोग भी है। हाँ, केंद्रीय जल आयोग है, केंद्रीय बाढ़ आयोग है, सूखा मैनुअल है, सूखा क्षेत्र का प्रबंधन आयोग है। ऐसे आयोग तो बहुत हैं। हाँ, लेकिन ग्राउंड पे जब तक कि हम उन परिवर्तनों को नहीं करने देंगे और एक दिशा में अगर हम कंसिस्टेंट रूप से काम नहीं करेंगे, चाहे वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क का काम हो या हमें पानी को बचाने के लिए चाहे अमृत सरोवर बनाने का हो, नदियों को पुनर्जीवित, जो लो फ्लो रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ मुख्य रूप से, चाहे आपने केंद्रीय जल नीति की बात की, उसमें एक बहुत बड़ा विषय है कि नदियाँ खत्म होती जा रही हैं। उसका कारण ये है कि हमने उनमें जो मिनिमम लो फ्लो रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे हाइड्रोलॉजी में, कि नदी को जीवित रखने की, उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। और
मुख्य रूप से मैं हर नागरिक का यहाँ पे कर्तव्य है कि हम किसी तरह भी उस एनक्रोचमेंट को रोकें कि जो नदियों को हम तोड़ तोड़ के उसके जो फ्लड प्लेन में हम लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है, जहाँ वो हमारे तालाबों का एनक्रोचमेंट किया है, जब तक वो सामने नहीं आएंगे इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। केवल पैसा देने से हो सकता है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, हमारे यहाँ पाइपलाइन नेटवर्क बन जाए, लेकिन जब तक कि ग्रास रूट का कार्यकर्ता या किसान हमारा नहीं जुड़ेगा हमारे साथ में, कि उसने ये महसूस होना चाहिए कि ये नदी या भूजल या सरफेस वाटर ये रिसोर्स है और इसको अगर मैंने ख़त्म कर दिया तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। और जब तक कि वो इस दिशा में नहीं सबके साथ, सरकार के साथ, केवल सरकार नहीं कर सकती इसको, सरकार को ग्राउंड लेवल पे जब तक कि हर स्टेक होल्डर इसके साथ नहीं जुड़ेगा, हमें ये रूल मानने की आदत डालनी पड़ेगी कि ये कानून है तो इसका पालन हम करें। ठीक है, और तो कानून इसी तरीके से हम काम करें। जैसे कैनाल में अभी कानून है कि आप डायरेक्ट नहीं ले सकते पानी, तो उसका वो करते हैं हमारे किसान भाई पालन कि भाई डायरेक्टली किसान, लेकिन हमें हर तरह के जैसे फ्लड प्लेन में एनक्रोचमेंट के लिए हमें इमीडिएटली हमारी राज्य सरकारों को जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी हमारी ये समस्याएं चाहे वो बाढ़ की हों या सूखे की हों तभी हमारी ये सुलझ सकती हैं। पैसा उसके लिए बहुत जरूरी है जो अलोकेट भी हुआ है और कुछ काम भी होगा, मैं समझता हूं आने वाले 5 साल में कुछ बदलाव भी आएगा, लेकिन हमें ज्यादा समय तक ऐसे इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, कानून बने लेकिन कानून का फिर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, वो भी ध्यान में दिया जाए। ठीक है, ऋषभ जी मेरे साथ है। तो ऋषभ जी, पानी को लेके, बाढ़ को लेके, नदियों को लेके और सतत विकास को लेके क्या हम सही आकलन नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे? क्योंकि चर्चा में कई बार मुझे ऐसा लगा कि हमें मर्ज ही नहीं पता है, उपचार तो हम बाद में करेंगे, पहले मर्ज का पता होना जरूरी है तभी ट्रीटमेंट हो पाएगा। क्या ऐसा यहाँ पे भी लगता है सर? कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे अगर हम बात करें ESG, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, तो उसके अंदर में तीनों जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम बात करें कि जैसे आसाम की मैं बात लूँ तो अगर पानी फ्लड आ रहा है और एक तरफ सॉइल डिग्रेड हो रही है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट भी कम होते जा रहे हैं, तो इन तीनों का जो समावेश है वो इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन में आपको पेड़ भी लगाने होंगे, आपको जो है लोगों को जोड़ना होगा। 90% तक सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी। अगर ये स्टेट का मुद्दा है तो स्टेट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें वो लोगों को कैसे जोड़े, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कैसे आगे लाए ताकि काम की को गति मिल सके और वो गति से वो रिजल्ट दिखें कि भी ऑन ग्राउंड ये काम हो रहा है। उसमें जब लोग जुड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है कि उनका ना केवल श्रद्धा और आस्था, उनका नदियों के प्रति एक प्यार और लगाव भी पैदा होगा, क्योंकि ये हमारी संपदा है, ये माँ की तुलना हम इसको करते हैं। तो अगर जब हम बाढ़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई दर्द है, उस दर्द को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये सोसाइटल लेवल पे ये प्रॉब्लम हमेशा आती रहेगी, हमेशा हम उसको प्रबंधन में खर्च करते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स पेयर मनी का जो सही सदुपयोग है वो तभी हो सकता है जब हम इसको आने से ही रोक दें, या हम उसके लिए इस तरह से तैयार हो जाएं कि अगर पानी आ भी जाता है तो हमारे पास व्यवस्था है, हम उसको संचित कर सकते हैं। उस व्यवस्था के लिए CSR, कॉर्पोरेट CSR भी एक बहुत बड़ा घटक है, उसका फंड भी अलोकेट होना चाहिए और वो गवर्नमेंट के थ्रू स्पेंड होना चाहिए। जनरली देखा गया है कि CSR का फंड जो है कंपनियां अपनी मर्जी से खर्च करती हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो शायद उन उद्देश्यों के प्रति खर्च नहीं हो पाता जिनके प्रति होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा भी कोई पॉलिसी लेके आएँ जिसमें कि ये कंपनियाँ भी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो रिसोर्सेज वहाँ के यूटिलाइज कर रही हैं, तो उनको भी इस जल के प्रति उनको संवेदनशीलता अपनानी होगी। ठीक है, तो उस सेंसिटिविटी के साथ काम करने की जरूरत है जो असल में रिक्वायर्ड है। गुंजन सर, लास्ट में आ रहा हूं, समय मेरे पास कम है। सर, 2 इंपॉर्टेंट बातें मुझे समझाइए कि जितनी भी बातें हमने की है इनको लागू कैसे करें, क्योंकि कई बार कह देने भर से कुछ नहीं होता सर, हवा में लट चलाते रहिए, असर तो कुछ हो नहीं रहा। ये असर लाना है सर असल में। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों के पास और खासतौर से भारत सरकार या राज्य सरकार के पास एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए जो नदियों से संबंधित हो, जो तालाबों से संबंधित हो, और वो पूरा ऐसा प्लान हो जो कि जियोग्राफिकल एरिया पर बेस्ड हो। ऐसा नहीं हो कि आपने पूरे भारतवर्ष का एक प्लान बना के दे दिया,
पूरे भारतवर्ष का एक प्लान नहीं बनेगा, ये बाकायदा सेक्टर वाइज बनेगा, डिफरेंट पार्ट का बनेगा, हर नदी बेसिन का बनेगा कि हम इसकी बाढ़ और सुखाड़ को इस बेसिन में कैसे हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान चाहिए, तभी हम इस पे आगे बढ़ सकेंगे, और पूरा असेसमेंट चाहिए जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तीनों तरह के मानक उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ उसमें वैज्ञानिक एस्पेक्ट ही आप उसको ले लें कि हम यहाँ पे बांध बना देंगे या तालाब बना देंगे तो हमारी बाढ़ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोशिशें हैं जो करनी चाहिए, इस तमाम एक्सपर्ट्स ने बताया। समय मेरे पास इतना ही, चर्चा को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी खास सामानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये तो एक्सपर्ट्स ने बताया, लेकिन आज से कुछ कोशिशें हमें और आपको भी करनी है। वो देखिएगा वॉश बेसिन का नल कितने दिनों से लीक हो रहा है, वो बाथरूम का नल लगातार टपक रहा है, शावर से भी बूंदें गिरती हैं, गाड़ी साफ करते वक्त पाइप लगा के भूल जाते हैं ना, ये सब कुछ नहीं करना है। ब्रश करते वक्त भी नल को बंद करना है, शेविंग करते रहिए, पानी बहता रहे, ऐसा नहीं करेंगे ना। आप मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत संजीदा हैं पानी को लेके, बचाने को लेके, और ये सारी चीजें आप करेंगे, मुझे इसका यकीन है। कमेंट करके मुझको बताइएगा, आपके कमेंट का, फीडबैक का मुझको बेसब्री से इंतजार रहता है। आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक सच की अलख जगाए रखिए और देखते रहिए डीडी किसान। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमारे साथ चलिए एक सफर पर देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को, और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। वो विरह की दास्तां, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, वो मोहब्बत का फसाना, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया, वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना, तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। दुनिया ना देखे धड़के मेरा मन, रास्ता सजन मेरा छोड़ो, तन थरथरा। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।